स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंक मेकर पे। पहले पार्ट में हम लोगों ने 2012 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है, ठीक है। उसके पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले 2012 की सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो 2012 के सिलेबस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस पैटर्न पर किस पर क्वेश्चन दिया गया था। तो देखते हैं, आपके 2012 के एग्ज़ाम में कुल क्वेश्चन नंबर जो था, कुल क्वेश्चन था 47 क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ 10 रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, बाकी जो एक नंबर का सवाल था, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के थे। उसके बाद 11 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। फिर 11 क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और बाकी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, ठीक है। यानी 10 10 20 और ये हो गया 22 और ये हो गया 33 और ये हो गया 25। तो ये कुल 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल पार्ट 1 के वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन जो 2012 के परीक्षा में पूछा गया था, रिक्त स्थानों को भरने वाला, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, और ये रूट की वजह से कॉट ए केवल बाहर आएगा, यानी हम इसमें भरेंगे कॉट ए। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को भरना है कॉट ए। दूसरा क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या वैल्यू होगा। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था और ये 12 नंबर। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या वैल्यू होगा। तो हमें इसको बनाने के लिए एक चीज़ याद रखना है। जैसे आपको बताया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। वैसे ही tan और cot के साथ होता है, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। वैसे ही सेक और कॉसेक के साथ, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस या साइन में किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं कॉस को, तो कॉस को हम लिख सकते हैं जी कॉस 90 माइनस 48 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 42 डिग्री को घटा देंगे, आ जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। इसमें से माइनस करना है साइन 42 डिग्री को, यानी साइन 42 डिग्री को। चलिए, तो इस चीज़ को हम मिटाने के बाद यहाँ बनाते हैं फिर से। कॉस 48 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री
cos 90 माइनस 42 डिग्री को लिख सकते हैं हम साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो इसका माइनस करेंगे तो आएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 यहाँ हम लिख देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको याद रखना है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ आपको दे रखा है बहुलक बराबर 3 गुना डैश, तो डैश में हम भर देंगे माध्यक, 3 गुना माध्यक। इसके बाद आता है 14 नंबर सवाल। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात डैश होगा। तो इसको पढ़ने से पहले, इसको बनाने से पहले इसमें कुछ त्रुटि है, उसको हम देख लेते हैं। त्रुटि में ये है कि यहाँ आपको यदि दो त्रिभुज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ उसके पहले दो समरूप त्रिभुज रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यदि अगर हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ABC और DEF दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि ABC और DEF दोनों एक दूसरे के समरूप है, तो इसका एक थ्योरम होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वर्गों के अनुपात में होता है। यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो इनकी भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं AB बटा DE का स्क्वायर, वैसे ही BC बटा EF का स्क्वायर तथा AC बटा DF का स्क्वायर, AC बटा DF का स्क्वायर। तो यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये स्क्वायर आएगा और इसके रूट में हो जाएगा। यानी अगर उनकी भुजाओं का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो उसका रूट निकाल देते हैं, तो भुजा का जो अनुपात हो जाएगा 16/9 का अंडर रूट निकाल देंगे, यानी 4/3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 4:3। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर दिया है क्वेश्चन कि ये यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसका हम रूट ओवर कर देंगे, रूट ओवर करेंगे तो 4:3 आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाता है। तो देख लेते हैं जी, ये हमें पता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बोले तो इधर होगी, y अक्ष से या तो इधर या तो इधर। तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो x निर्देशांक कहलाएगी और x को हम भुज भी कहते हैं। तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो x निर्देशांक या तो इधर हो सकता है, नहीं तो इधर हो सकता है, ठीक है। तो या तो इधर ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर। तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो x निर्देशांक के बराबर होगी और x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भुज या y निर्देशांक। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, भुज कहलाता है या x अक्ष कहलाता है, कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से डैश होगी। हमें मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आपको दूरी वाला सूत्र पता है, दूरी वाला सूत्र होता है दूरी सूत्र,
अगर 2 पॉइंट दे रखा है x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है रूट ओवर। ठीक है, तो अब से पूछा गया है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और दूसरा बिंदु दे रखा है 15 और 8, तो यहाँ लिख देंगे 15 और 8। अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें पता करना है, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ से निकालते हैं 15 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 में से 0 घटाएंगे 15 का स्क्वायर हो गया हमारा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी जब भी दूरी लिखे तो उसमें इकाई मिला देते हैं, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 17 इकाई। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप 17 इकाई। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा, यानी 10वां पद निकालना हमें। तो आपको यहाँ a का वैल्यू दे रखा है, सबसे पहले a का वैल्यू दे रखा है 2, हम d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, तो d का वैल्यू आ गया 5। अब हमें पता है कि 10वां पद निकालना है, 10वां पद, तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, बोले तो n का वैल्यू है 10, तो 10 में से 1 घटा दीजिए और फिर d का गुना कर लीजिए। तो a का वैल्यू दे रखा है 2, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और d का वैल्यू है 5, 9 का 5 के साथ गुना करेंगे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47, यानी जो 10वां पद होगा वो हो जाएगा हमारा 47, और यहाँ हम लिख देंगे 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज डैश है। इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है उन चीज़ों को हम देखते हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज ABC जिसमें 2 भुजा AB और AC है, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो इन दोनों त्रिभुज की ये विशेषता है कि अगर इसका अगर हम कोण समद्विभाजक लिखें, कोण समद्विभाजक यानी A हमारा कोण है और ये इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये सामने वाली भुजा को भी क्या करता है 2 बराबर भाग में बांटता है, और साथ ही साथ इस पर लंब भी होता है। इस चीज़ को याद रखना है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है उसके शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं या इस कोण का समद्विभाजित करते हैं या इस लाइन का माध्यिका खींचते हैं, तो सारा का सारा एक ही रेखा होगा, और वो क्या करेगा कि कोण को तो समद्विभाजित करता ही है, साथ ही साथ भुजा को भी 2 बराबर भाग में बांट देता है, और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। अर्थात यहाँ आपसे क्वेश्चन किया गया कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको ये याद रखना है, त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु होगा। नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन, पाई एक डैश है, डैश संख्या है, पाई एक डैश संख्या है। तो जब भी आपको दे दे पाई या 22/7, इन दोनों में फर्क है, देख लीजिए। पाई जब भी कहेगा तो पाई होता है अपरिमेय, पाई होता है अपरिमेय, और 22/7 होता है परिमेय। आपको याद रखना है इस चीज़ को कि जब भी पाई रहे तो हम लिखेंगे अपरिमेय, और 22/7 रहे तो लिखेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा रिक्त स्थान को भरने वाला, वो है ऐसे 2 युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं है उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। तो ध्यान से देखना है, हमने
दो समीकरण को जब हल किया है तो कंडीशन क्या क्या मिला है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो दो समीकरण को हल करने पर एक ऐसा कंडीशन मिला है जिसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कंडीशन ये मिला है कि लाइन जो है एक दूसरे पर ही जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हो गया हमारा संपाती। जब एक लाइन जो है दूसरे लाइन के ऊपर जाती है तो उसे हम कहते हैं संपाती। और तीसरा कंडीशन हमने पढ़ा है कि एक लाइन इधर से जाए और एक लाइन इधर से, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर जाए। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ा है। तो यहाँ प्रतिच्छेदी में हमने देखा कि लाइन जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बार स्पर्श कर रही है, यहाँ अनेक बार स्पर्श कर रही है। यहाँ संपाती में अनेक बार रेखाएं जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। लेकिन इस कंडीशन में इसमें रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वही क्वेश्चन में कहा कि ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। अब ये देख लीजिए, यहाँ ये दोनों रेखाएं, इनमें एक भी बिंदु कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो ये कहलाता है हमारा असंगत समीकरण युग्म। और ये दोनों कहलाता है हमारा, ये और ये दोनों कहलाता है संगत समीकरण युग्म। यानी कंडीशन कुछ इस तरीके से रहे या इस तरीके से रहे तो इन दोनों में संगत समीकरण होता है। और ये कंडीशन रहे जहाँ रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, उस कंडीशन में समीकरण युग्म जो होता है असंगत होता है। तो इसमें हम भर देंगे उसे असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। तो यहाँ हम भरेंगे असंगत। तो क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया जिसमें हमने असंगत भरा है। तो आज का जो क्लास है यहीं तक ख़त्म होता है, जिसमें हमने देखा रिक्त स्थानों को भरने वाले सवालों को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग कुल 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर्स का होगा। धन्यवाद।